चलें। सर आपसे एक बात पूछनी थी सर, 1 मिनट ये पॉज कर दो। चलें, लेट्स स्टार्ट द सेशन। अच्छा, जो आज चीज हमने पढ़नी है दैट इज कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। कि भाई इन्फ्लेशन है तो उसकी क्या क्या कॉस्ट है। पहले तो भाई हमने देख लिया कि जो है ना इन्फ्लेशन, पहली बात तो हमने समझ ली कि है क्या। इन्फ्लेशन होती है परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। फिर हमने डिग्रीज ऑफ इन्फ्लेशन भी पढ़ा। डिग्रीज ऑफ इन्फ्लेशन में यार हमने देखा कि माइल्ड इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन है, सही है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। वेरी माइल्ड इन्फ्लेशन है, सही है। मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन हमेशा बुरी नहीं चीज होती। इन्फ्लेशन अगर जो है वो लेस देन 5% है तो वो अच्छी चीज भी हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन का नाम आया तो इन्फ्लेशन खराब चीज ही है, नहीं। अगर इफ इट इज लेस देन 5% तो वो अच्छी चीज भी हो सकती है। क्यों हो सकती है अच्छी चीज? क्योंकि एक इंसेंटिव वो प्रोवाइड करती है प्रोड्यूसर को टू सेल मोर गुड्स। क्योंकि जब हम डे 1 से हमने स्टार्ट किया था, मैं यही पढ़ाता हुआ आ रहा हूं कि इन्फ्लेशन जो है ना वो एक इंसेंटिव भी देती है प्रोड्यूसर को कि यार सप्लाई जो है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है टू प्राइस। यानी कि अगर आप ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो सप्लाई ज्यादा होगी, ऐसे ही है ना। जी जी सर, ऐसे ही। तुम खुद सोचो, मतलब अक्लमंद इंसान हो, तुम खुद सोचो कि यार अगर तुम्हें एक चीज के ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे एज कंपेयर टू द अदर चीज, तो तुम क्या प्रेफर करोगे? तुम बोलोगे यार मैं ऐसी चीज बेचूं जिसमें प्रॉफिट मार्जिन मुझे ज्यादा मिल रहा है। क्योंकि बीइंग अ प्रोड्यूसर, ठीक है, बीइंग ए ओनर ऑफ अ फैक्ट्री या ऑफ अ बिजनेस, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? योर ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस ले लो, उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कि प्रॉफिट हमें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब ये हमने चीज डिस्कस कर ली थी। अब आगे जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन और फिर है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में हमने दो तरह की चीजें डिस्कस की थी। मैंने आपसे कहा था कि एक तो होती है आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरी होती है आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या आता है कि जब आपका जो एग्रीगेट डिमांड है, मैं आपको ग्राफिकली शो भी करता हूं, जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो राइटवर्ड्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एग्रीगेट डिमांड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट। अब ये मेरा एग्रीगेट डिमांड है, फर्स्ट कर लें, दिस इज माय एग्रीगेट डिमांड, ये एडी है। ये हो रहा है शिफ्ट राइटवर्ड्स की तरफ, ये जा रहा है एडी 1। ठीक है, ये हो रहा है राइटवर्ड्स की तरफ शिफ्ट। वाई एक्सिस पे आपकी प्राइस आ जाएगी और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आ जाएगी। अच्छा, एक चीज बहुत ज्यादा जो है ना मैं आपको बोलूंगा, इसमें एम्फेसाइज करो कि भाई जो आपका क्या कहते हैं ग्राफ है ना, आप उसको लेबलिंग उसकी सही करना। मतलब जैसे वाई एक्सिस पे पी लिख देना, एक्स एक्सिस पे क्यू लिख देना। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, बच्चे ये चीजें नहीं लिखते, ये चीजें मेंशन नहीं करते। जब वो ये चीजें मेंशन नहीं करते तो वो उनके फजूल में, मतलब बिना ऐसी रीजन के एक नंबर कट जाता है, वो डिडक्ट कर लेते हैं क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन से नहीं शो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जो है ना मतलब मेजर रोल प्ले करती हैं, ये गलती मत करें। तो अब यहाँ पे हम देखें कि तो ये मेरी सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई, इसको हम शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कह देते हैं, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। अब तुम खुद सोचो, मैं तुम्हें ग्राफिकली प्रूव कर रहा हूं कि जब तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड्स की तरफ जा रहा है तो प्राइस बढ़ रही है। ये देखो, बड़ी प्राइस पहले यहां पे थी, अब प्राइस कहां पे आ गई? इधर। बड़ी प्राइस या नहीं बड़ी? बढ़ गई। इंक्रीज हो गई है ना प्राइस। ये जो प्राइस इंक्रीज हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से आपकी प्राइस भी बढ़ रही है। इसका भी एक रीजन है कि ये क्यों हो रहा है, वो भी मैं बताता हूँ। उसका रीजन सिंपल सा है, जो मेरे ख्याल से हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था,
कि यार कोई भी मुल्क हो, कोई भी इकोनॉमी हो, कोई भी कंट्री हो, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस होती है, दैट इज स्कैर्सिटी. दैट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम व्हिच इज स्कैर्सिटी. स्कैर्सिटी का मतलब क्या है? देयर आर अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल दोस वांट्स. वांट्स तो आपकी अनलिमिटेड है, मतलब हर बंदा चाहता है कि यार उसको सारी आसाइशें मिले, सही है, उसके पास अच्छी गाड़ी भी हो, अच्छा घर भी हो, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है. वो इतनी नहीं है, कम है हमारे पास रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कम होने की वजह से ऑब्वियसली हमें सप्लायर को भी ये चीज पता है कि यार उसको ना, अब क्योंकि डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो उसको वो सबकी नीड फुलफिल नहीं कर सकता, वो हर बंदे की नीड फुलफिल नहीं कर सकता. तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली एक मसला आ जाता है जिसको हम कहते हैं कि हमें किसी ना किसी को वर्सन ऑफ करना पड़ेगा. यू विल हैव टू वर्सन ऑफ समवन. मुझे किसी एक बंदे को वर्सन ऑफ करना पड़ेगा, उसको उसको ना मतलब छोड़ना पड़ेगा कि भाई ये बंदा ना खरीदे. तो क्या करूंगा मैं वर्सन ऑफ करने के लिए? मैं प्राइस बढ़ा दूंगा. अगर मैं पहले 10 रुपए की चीज बेच रहा था, अब मैं 15 रुपए की बेचूंगा, मैं 20 रुपए की बेचूंगा, मैं महंगी कर दूंगा उसको. क्यों? ताकि कोई ना कोई वर्सन ऑफ हो जाए, क्योंकि अभी शॉर्टेज चल रहा है मार्केट. जैसे इसकी एक पाकिस्तानी एग्जांपल ही देता हूँ. आपने टमाटर का सुना है? जो केस हुआ था कि उसकी फसलें तबाह हो गई, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ था कि मार्केट में शॉर्टेज था, सप्लाई ही नहीं थी इतनी. जब सप्लाई नहीं थी तो क्या हुआ? उन्होंने प्राइजेस इंक्रीज कर दी. कहाँ 50 रुपए किलो मिलता था, 60 रुपए किलो मिलता था, और उस वक्त प्राइस उसकी बढ़ के कितनी हो गई? 250, 300 रुपीज किलो. और इतना महंगा हो गया था कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे. तो लोगों ने कहा कि यार इसका कोई फिर सब्स्टिट्यूट निकालते हैं. तो कुछ लोगों ने निकाला भी, ऐसी बात नहीं है, तो उसका सब्स्टिट्यूट की तरफ ढूंढने चले गए. ये तो बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि प्राइस क्यों बढ़ती है. वो शॉर्टेज आ जाता है मार्केट में जिसकी वजह से प्राइस बढ़नी पड़ती है. इधर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें, इधर हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे बात करें. क्लियर है? ये बात समझ आई आप? जी सर, आगे. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. ये तो हमने डिस्कस कर लिया डिमांड पुल इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी हम डिस्कस कर लिया. बहुत सिंपल है. ये होता ही है उसमें कि जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो रही है. एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो रही है, राइटवर्ड्स की तरफ जा रही है. जैसे डिमांड जा गई है आपकी राइटवर्ड्स की तरफ, इस तरह एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है. जब एग्रीगेट सप्लाई आपकी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? सॉरी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ. एग्रीगेट सप्लाई आपकी डिक्रीज हो रही है, सही है. एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही है ड्यू टू एनी रीजन. अब रीजन क्या हो सकता है? रीजन भाई एक ये हो सकता है कि रॉ मटेरियल जो हैं, जो उस प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो आप बाहर से इंपोर्ट करवाते हो, सही है, बाहर से मंगवाते हो. अब उन्होंने क्या किया? आपकी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, एम्बार्गोज लगा दिए हैं. एम्बार्गो होता है कि बिल्कुल खत्म, ट्रेड खत्म कर दिया. कोटास लगा दिए हैं, प्रोटेक्शनिज्म, इन शॉर्ट प्रोटेक्शनिज्म लगा दिया आपकी गवर्नमेंट ने. जब आपकी गवर्नमेंट प्रोटेक्शनिज्म लगा देगी, अब वो रॉ मटेरियल शॉर्टेज में, या वो रॉ मटेरियल आप बाहर से मंगवा भी रहे हो, तो उसको बहुत ही जो है ना, मतलब आप महंगे रेट पे मंगवा रहे हो, क्योंकि महंगा है, बाहर से महंगा आ रहा है. जैसे पेट्रोल है पाकिस्तान में, जो कहते हैं वो यही मसला कहते हैं कि भाई इशू ये आ रहा है कि पेट्रोल हम महंगा नहीं कर रहे, हो ये रहे कि बाहर से हमें महंगा मिले. जब वो बाहर से महंगा आ रहा है तो हम क्या करें? हम अपनी जेब से थोड़ी बेयर करेंगे, हम कंज्यूमर को महंगा बेचेंगे. समझ आई बात? जी सर. वो कह रहे हैं बाहर से इंपोर्ट हो गया. अब पेट्रोल एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो हर चीज में इस्तेमाल होता है. पेट्रोल आपकी व्हीकल्स में भी इस्तेमाल होता है, पेट्रोल आपकी इक्विपमेंट्स में भी इस्तेमाल होता है. हर जगह पेट्रोल की जरूरत पड़ती है. ये जो रिसोर्सेज है इनकी जरूरत आपको पड़ती है. अब क्योंकि शॉर्टेज चल रहा है मार्केट में, वर्ल्ड प्राइस जो है उसकी वो महंगी हो गई है, बाहर से ही महंगा आ रहा है, तो पाकिस्तान में भी महंगा मिल रहा है. ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से और चीजों, क्योंकि कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, तो और चीजों के दाम जो है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहे, सही है, वो ये तो नहीं बोलेगा ना कि यार मैं अपनी जेब से कॉस्ट बेयर करूंगा, वो कंज्यूमर पे डाल देगा. वो बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे डाल देगा, जिसकी वजह से चीज वैसे ही महंगी हो जाएगी. इसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. पाकिस्तान में
कहा यह जाता है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है, क्योंकि मोस्टली हम जो चीजें हैं वो बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं बाहर से। हम खुद बहुत सारी, हम एग्रीकल्चरल कंट्रीज हैं, तो हम खुद बहुत सारी चीजें जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते, हम बाहर से मंगवा देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जी सर, सही। सही है। ये इसका ग्राफ भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, मैं बस एक ओवरव्यू आपको दे रहा था ताकि अब जो मैं बात करने वाला हूँ ना वो फिर आपको समझ आए। अच्छा, हेडिंग डाल लें कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन की हेडिंग डाल लें और पहली जो चीज हम पढ़ेंगे वो होगी, जो जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन में हम पहली चीज डिस्कस करेंगे वो है शू लेदर कॉस्ट। यानी कि इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको मतलब किस तरह से जो है ना इकोनॉमी खराब होती है इन्फ्लेशन की वजह से। शू लेदर कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट लिखें आप, मैं डिक्टेट कर देता हूँ, जरा लिखो। जी सर, बताओ। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, high rate of inflation means, high rate of inflation means people and companies may lose considerable purchasing power if they keep money lying, if they keep money lying idle and not earning interest. लिख लिया आपने? जी सर। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ कि खामोशी से सुनना। ये देखो, इन्फ्लेशन का एक सबसे बड़ा मसला पता है क्या होता है? इन्फ्लेशन का ये होता है कि लोगों की ना परचेजिंग पावर चली जाती है। यानी कि जो पहले मैं उसी 100 रुपए में चीज खरीद सकता था, अब वो मुझे 100 रुपए में नहीं मिलेगी। सीधी सी बात, अब वो मुझे 100 रुपए में नहीं मिलेगी। अगर मेरा पैसा जो है वो रोटेट ही नहीं हो रहा, मतलब मैंने कोई उससे चीज नहीं खरीदी। फर्ज कर लो मेरे पास 50 लाख थे, 50 लाख थे, उससे मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली 10 साल पहले। अब 10 साल बाद जो मैंने 50 lakhs की वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, सही है, अब उसकी वैल्यू हो गई है, मार्केट वैल्यू हो गई है उसकी 4 करोड़। क्योंकि महंगाई बढ़ते 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 वो इस पोजीशन पे पहुंच गई है कि अब उसकी वैल्यू हो गई है 4 करोड़। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसके पास 50 लाख 10 साल पहले थे, अब क्या सेम उसको 50 लाख में वो चीज मिल सकेगी? नहीं। नहीं मिल सकेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से चीजें इतनी महंगी हो गई कि जो बंदा जिसने पैसे को सेव किया, जिसने पैसे को कहीं में इन्वेस्ट नहीं किया, उसका पैसा रुका हुआ है, रोटेट नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? सेविंग की वजह से आपकी जो पैसे की वैल्यू है, जो पैसे की वर्थ है, वो कम हो जाएगी और आपकी परचेजिंग पावर भी जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए हमने लिखा कि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन मींस पीपल एंड कंपनी में लूज कंसिडरेबल परचेजिंग पावर if they keep the money lying idle and not earning interest on it. कोई इंटरेस्ट उस पर नहीं कमा रहे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? उनकी परचेजिंग पावर चली जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़े। जी जी सही। एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिख लो शू लेदर कॉस्ट के बारे में। लेकिन शू लेदर कॉस्ट
Few other costs are the costs involved Few other costs are the costs involved in moving money from one financial asset to another in search of high rate of interest. The term can also be applied to firms and consumers spending more time searching for lowest prices. देख लिया? मतलब वो यही बात कर रहे हैं कि यार लोगों ने अपने पैसा संभाल के रखा कि नहीं यार मैं पैसे को आइडल रख रहा हूँ और जब आगे चीजें सस्ती हो जाएंगी तो फिर मैं जो है खर्च करूंगा, अभी मैं नहीं खर्च कर रहा। तो लोगों ने सेविंग करते रहे, उन्होंने पैसे को रोटेट नहीं किया मुल्क में, इकोनॉमी में, जिसकी वजह से इन दी एंड क्या हुआ कि पैसे आइडल रहने की वजह से उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई और अब वो सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज नहीं कर सकते विद द सेम अमाउंट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारी एग्जांपल है दैट इज मेन्यू कॉस्ट। पहले लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। मेन्यू कितने टाइप्स की होती है? क्या मतलब कितने टाइप्स की होती है? मतलब कितनी होती है ये कॉस्ट? 3-4 है, थोड़ी सी होती है। ठीक है, लिखो इफ देयर इज इन्फ्लेशन stores भाई हम ये पढ़ रहे हैं कि इन्फ्लेशन की क्या क्या कॉस्ट्स होती हैं, तो ये सारी जो है ना मतलब उसकी कॉस्ट है जो हमें डिस्कस करनी है और इनको इस तरह से करना है। सो बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इफ देयर इज इन्फ्लेशन, रेस्टोरेंट्स एंड स्टोर्स हैव टू चेंज their menus and prices to show increased prices. This results in higher cost and inefficiency for the whole economy. This results in higher cost and inefficiency for the whole economy. ठीक है, देख लिया बेटा? जी सर। अब मैं आपको समझा भाई, ये तो वैसे ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि यार जब इन्फ्लेशन आती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके स्टोर ओनर्स होते हैं, जो आप कह लें आपके रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, उनको अपनी मेन्यू भी चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से पूरे मुल्क में इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है, इनएफिशिएंसी पैदा होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब चीजें महंगी हो रही हैं तो आप सेम रेट पे उस पे तो आप चीजें नहीं बेचोगे ना।
अब आपको चीजें महंगी करनी पड़ेंगी, तो चीजें महंगी करने के चक्कर में इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है और ऑब्वियसली मुश्किल होता है ये काम। सही है, कॉस्ट भी इससे आपकी बढ़ जाती है प्लस इनएफिशिएंसी से क्रिएट होती है। क्लियर है? जी सर। क्योंकि अब उनको पता है कि यार हम सेम रेट पे जैसे फर्स्ट कर लें, अगर देसी खाने की बात करें तो मैं बोलूँ यार सेम रेट पे हम जो है आपको फूड नहीं प्रोवाइड कर सकते जो हम पहले जिस रेट पे कर रहे थे। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली चीजें हमें महंगी करने के लिए मुझे मेन्यू दोबारा से बनाना पड़ेगा, मुझे मेन्यू दोबारा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर तो अलग प्राइसेस लिखी हुई थी, अब मैं प्राइसेस अपनी चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे दूसरा मेन्यू बनाना पड़ेगा। एंड सेम गोज फॉर स्टोर ओनर्स, स्टोर्स को भी यही करना पड़ेगा, उनको दूसरा मेन्यू बनाना। और ये पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक पर्टिकुलर स्टोर या एक पर्टिकुलर ब्रांड की मैं बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। इसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल जो है उनकी कॉस्ट भी बढ़ेगी मेन्यू चेंज करने की वजह से, और उनका जो है इनएफिशिएंसी भी पूरी मुल्क में पैदा हो। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं सर, समझ आ रही है। रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये बड़ा सिंपल है भाई। इसमें ये होता है कि इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम अवे फ्रॉम दोज ऑन फिक्स्ड इनकम and those in weak bargaining power to those who can use their economic power to gain large pay, rent or profit increases. इन्फ्लेशन की वजह से ना एक और मसला भी ये होता है कि इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है आपकी इनकम, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है किससे, उनसे जो फिक्स्ड इनकम अर्नर्स हैं या फिर उनसे जो वीक जिनकी बार्गेनिंग पावर है, उनसे रीडिस्ट्रीब्यूट होके किसके पास चली जाती है, who can use their economic power to gain large pay, rent और profit increases. अब आप मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में जॉब्स कम है, पाकिस्तान में जो आपकी सैलरीज हैं वो एज सच इंक्रीज नहीं हो रही उसी सेम प्रोपोर्शनेट से जिस प्रोपोर्शनेट से आपकी इन्फ्लेशन है, राइट? जी सर ऐसे। लेकिन अगर आप आज आज आप देखो प्रोडक्ट्स के दाम, सर्विसेज के दाम, जो बिजनेस ओनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सारा जो बर्डन है वो फिक्स्ड इनकम अर्नर्स पे डाल रहे हैं, मतलब कंज्यूमर्स पे डाल रहे हैं, ठीक है, या उन पे डाल रहे हैं जिनकी जरा वीक बार्गेनिंग पावर, सारा बर्डन उन पे डाल रहे हैं। आपके सामने एग्जांपल है, आप देख लो, कोरोला है, टोयोटा है, इन्फ्लेशन आ गई, टोयोटा ने 5 लाख बढ़ा दिए, ऐसे। सुजुकी ने भी ऐसे ही किया, उसके भी चांसेस है, कह रहे हैं कि शायद बढ़ चुके हैं या बढ़ने वाले, बढ़ गए एक्सपेक्टेड है कि सुजुकी भी बढ़ा देगी या बढ़ा चुकी है। तो क्या किया, सारा बर्डन किस पे डाल दिया, कंज्यूमर पे, एक जगह से बर्डन लिया और कंज्यूमर पे डाल दिया। टोयोटा को क्या फर्क पड़ा, होंडा को क्या फर्क पड़ा, सुजुकी को क्या फर्क पड़ा, उन्होंने तो बर्डन उस पे डाल दिया। तो एक ये बड़ा मसला होता है कि यार जिस रेट से इन्फ्लेशन हो रही है ना, नॉर्मली उसी रेट से आपकी इनकम जो है, वो जो फिक्स्ड इनकम अर्नर है उसको एक फिक्स सैलरी मिल रही होती है, वो चेंज नहीं हो रही होती, या होती भी है तो मतलब 5 साल बाद, 10 साल बाद, फिर भी वो उस सेम रेट से नहीं, जिस रेट से आपकी इन्फ्लेशन है उस सेम रेट से नहीं हो रही होती। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि आप वर्सन ऑफ हो जाते हो और इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है फिक्स्ड इनकम अर्नर से to those who can make high profits, who are business owners, you know, who are giants, multinationals, वो कमा रहे होते हैं, उनकी लॉटरी लगी होती है, उनके पास ज्यादा पैसे आए जा रहे हैं, यानी कि अमीर जो है वो और अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है। ये इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का चक्कर है। क्लियर है? सही। जी सर। अच्छा, चलें अब हम आगे चलते हैं। मैं इसकी जरा यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, वो भी आप लिख लो अपने पास। लिखो, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन
redistribute inflation, redistribute income away from pigs. Income earners or people with low bargaining power or people with low bargaining power to those who can use their economic power to gain large pay, rent or profit. ये लिखें आप अपने पास। ठीक है बेटा, इरेज कर दूं? ठीक है। यानी कि लेट्स से जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है दैट इज 10%, बट आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो 15% है। समझ रहे हैं आप बात को? जो इंटरेस्ट रेट है लेट्स से दैट इज 10% या 12% जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट है, और जो इन्फ्लेशन रेट है दैट इज 15%। तो रियल जो इंटरेस्ट रेट हुआ ना दैट विल बी -5% अगर 10 और 15 हम लेते हैं, या फिर अगर आप 12 लेते हो इंटरेस्ट रेट को तो वो हो जाएगा -3%। यानी कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? -3%। कि जो आपको इनकम मिल रही है वो सेम प्रोपोर्शनेट से नहीं मिल रही। और इसी तरह एग्जांपल मैं और एक दे देता हूं आपको। भाई फर्ज करें एक फिक्स्ड इनकम अर्नर है हु इज अर्निंग $100, जो $100 कमा रहा है, बट जो इन्फ्लेशन रेट है दैट इज 15% आपका इन्फ्लेशन रेट है। तो क्या होगा कि अगर आप देखा जाए तो आपकी जो सैलरी बढ़नी चाहिए वो कितने से बढ़नी चाहिए? अगर आप 100 का 15% निकालें तो क्या आएगा? जरा करो कैलकुलेट। 100 मल्टीप्लाई बाय 15%। Uh, 15% 100 का ऐसे ही बता दो। 15 ही आएगा ना? 15 ही आएगा भाई। 100 का अगर आप 20% निकालोगे तो 20 आएगा। 100 का अगर आप मैं सोच रहा 30% था, मैंने निकालोगे कहा तो सर 30 शायद आएगा। कोई सेम आएगा। ठीक है, कैलकुलेट ये करने लग रहा था। हाँ, ये थोड़ा ना ये चीजें समझने की कोशिश करो, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने जानबूझ के तुमसे पूछा। भाई देखो, अब 100 का 15% निकाला तो वो 15 ही आया। अगर आप करें 100 माइनस 15 तो क्या आंसर आया? 100 माइनस 15 तो सर 85। ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि यार आपका जो फिक्स्ड इनकम है दैट इज 100%, लेकिन सैलरी जो आपकी बढ़ रही है वो सिर्फ 10% से इंक्रीज हो रही है। सैलरी आपकी सिर्फ 10% से इंक्रीज हो रही है, और जो इन्फ्लेशन रेट है वो 15% है। यानी कि जो रियल वेल्थ 5% इंक्रीज जो हुई है, है ना, जो रियल वेल्थ इंक्रीज हुई है वो -5% से हुई हाँ है। जी रियल सही, वेल्थ इंक्रीजेस बाय -5%। -5%। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो पूछ सकता है। नहीं से समझा आ गया। समझ आ गया? चलो मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, और सही। अभी रुकना 1 सेकेंड।